नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दोस्तों, यूं तो इस वक्त आने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा ही देश में छाई हुई है। उसमें भी यूपी चुनाव सबके ध्यान का केंद्र बना हुआ है और यूपी चुनाव में भी प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। तो प्रियंका गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार चर्चा के केंद्र में आने का कारण है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उनका एक अहम ऐलान। आप जानते ही हैं कि मंगलवार को लखनऊ में प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें उन्होंने ऐलान किया, हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। इस ऐलान के वक्त उनके साथ मंच पर कांग्रेस की महिला सदस्य मौजूद थीं और बैकग्राउंड में था एक पोस्टर जिस पर नारा लिखा हुआ था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आइए देखते हैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। तो लड़कियों को कुछ भी हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है, ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। महिलाओं के लिए बराबरी की बात करने के बावजूद कभी उच्च शिक्षा के लिए, कभी समान वेतन के लिए, कभी पैतृक संपत्ति के लिए और कभी सैन्य सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए, तो कभी राजनीति में पैर जमाने के लिए महिलाओं को जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई घर वालों से भी होती है और समाज से भी। लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने इसी संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह निर्णय उस महिला के लिए लिया गया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को तट पर लाकर कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। यह निर्णय प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए किया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा कि दीदी, मैं बड़ी होकर नेता बनना चाहती हूँ। यह निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए लिया गया है जिसको जलाया गया, मारा गया। यह निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए किया गया है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि मुझे न्याय चाहिए। आइए सुनते हैं। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी, बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया।
और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। तो इस तरह की बातें कोई समाज सेवी या मानवाधिकार कार्यकर्ता करे तो आश्चर्य नहीं, लेकिन आज की क्रूर और छल कपट से भरी राजनीति के इस दौर में संवेदना और करुणा से भरी हुई ये बातें निराली लगती हैं। प्रियंका गांधी का राजनीति का यही निराला अंदाज है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक अलग ही अंदाज में दिख रही हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और जाति इस कदर हावी रहते हैं कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लगभग सारे राजनीतिक दलों को अपने मूल्यों, परंपराओं को किनारे रखकर जातिगत और धार्मिक समीकरण के हिसाब से रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। सोशल इंजीनियरिंग जैसे शब्द यूपी की राजनीति का सच हैं, जिसके आगे राजनीति के सारे वाद किनारे लग जाते हैं। धार्मिक तुष्टीकरण, जातिगत गठजोड़, कट्टर हिंदुत्व, नर हिंदुत्व, इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति चलती है। पिछले कई चुनाव के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, राजनीतिक दल इसी हिसाब से उम्मीदवारों का चयन करते हैं या सांसद या विधायक को किसी पद पर बैठाते हैं कि उससे कौन से समाज के वोट बटोरे जा सकते हैं। धर्म और जाति के पहियों पर चलती यूपी की सियासत में अब प्रियंका गांधी ने महिला विमर्श का एक नया एंगल जोड़ दिया है, जिससे चुनाव की सारी बाजी पलटी जा सकती है। दरअसल कांग्रेस इस समय यूपी में बड़ा राजनीतिक दांव खेलने की हालत में है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 3 दशकों से सत्ता से बाहर कांग्रेस को ये दांव बढ़त दिला सकता है, इसका अनुमान अब शायद कांग्रेस के विरोधी दलों को होने लगा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बिना देर किए कांग्रेस की इस घोषणा पर कहा कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिंता पहले अगर इतनी वाजिब और ईमानदार होती तो केंद्र में इनकी सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्वभाव है कहना कुछ और करना कुछ, जो इनकी नीयत व नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। मायावती की इस तरह की प्रतिक्रिया से उनकी खीज झलकती है। वैसे मायावती ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यूपीए सरकार के दौरान ही 2008 में महिला आरक्षण का विधेयक कुछ संशोधनों के साथ संसद में पेश किया गया था और 2010 में इसे राज्यसभा से पारित भी करा लिया गया था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी तो हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही हैं, इसलिए 33% आरक्षण अब तक न होने के लिए केवल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने से बात नहीं बनेगी। मायावती को इसके लिए भाजपा से भी सवाल करने चाहिए। मायावती ने ऐसी ही खींच का प्रदर्शन उस वक्त भी किया था जब पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। वो एक दलित हैं, तो मायावती को इससे तकलीफ हो गई थी। दरअसल कांग्रेस ने पहले दलित विमर्श और अब महिला विमर्श खड़ा करके आने वाले विधानसभा चुनाव में नैरेटिव को बदलने में शुरुआती सफलता तो हासिल कर ली है। इसका कितना असर कांग्रेस के प्रदर्शन पर पड़ेगा? क्या पंजाब में उसकी सत्ता बरकरार रह पाएगी? क्या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में उसकी स्थिति में कोई बदलाव आएगा? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ऐसी महिला उम्मीदवार मिल सकेंगी जिनके भरोसे कांग्रेस को जीत मिल सकती है? ऐसे कई सवाल अब आने वाली राजनीतिक चर्चाओं में रहेंगे। इन सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस का चेहरा होंगी? क्योंकि जब उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है तो उनके समर्थकों को यह स्वाभाविक इच्छा रहेगी कि प्रियंका गांधी अब चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री का चेहरा बने। अगर ऐसा होता है तो क्या केंद्र की राजनीति में उनके लिए फिर कोई जगह बनेगी या वो केवल उत्तर प्रदेश तक ही अपने आप को सीमित रखेंगी? संभावनाओं और आश्चर्यों से भरी राजनीति में अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसलिए इन सवालों के जवाब तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल ये बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। ये नेतृत्व किस पद या ओहदे तक सीमित रहता है, ये गांधी परिवार को तय करना है। वैसे प्रियंका गांधी जब राजनीति में नहीं थी तब भी उनके प्रशंसकों की उनसे अपील रहती थी कि वे कांग्रेस में आगे आएं। लेकिन प्रियंका गांधी पहले केवल अपनी मां सोनिया गांधी और फिर भाई राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार और कार्यकर्ताओं से संपर्क तक ही अपनी भूमिका को सीमित रखती थी। धीरे धीरे इस रोल में उन्होंने इजाफा किया और उनकी समर्थकों की उम्मीद भी उस हिसाब से बढ़ती गई। दरअसल प्रियंका गांधी में उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि कांग्रेस समर्थक देखते हैं। इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी की वेशभूषा, बातचीत, व्यवहार, इन सब में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी देखी जा सकती है। एक ही परिवार के 2 लोगों में ऐसा होना सामान्य बात है।
लेकिन प्रियंका गांधी ने राजनीति के तौर तरीके अपनी मां सोनिया गांधी से ही अधिक पाए हैं। इंदिरा गांधी के सक्रिय राजनीतिक जीवन काल में प्रियंका गांधी कम उम्र की थी, यानी छोटी थी, लेकिन सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन को उन्होंने उम्र और समझ की परिपक्वता के साथ करीब से देखा और समझा है। ठीक वैसे ही जैसे सोनिया गांधी ने अपनी सास इंदिरा गांधी की राजनीतिक शैली को करीब से देखा और उन्हीं की तरह की राजनीति करना सीखा है। सोनिया गांधी राजनीति में अपनी मर्जी से नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने 1997 में कांग्रेस की स्थिति देखते हुए उसकी सदस्यता ग्रहण की और 1998 में अध्यक्ष पद संभाला, तो फिर लगातार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। 1999 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी और यूपी के अमेठी से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह जीत हासिल की थी। इस दौरान प्रियंका गांधी उनके साथ हर कदम पर मौजूद रहीं। 2004 के आम चुनाव में एनडीए की जीत की उम्मीदों को धूमिल करते हुए सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत हासिल की और फिर वाम दलों को साथ लेकर यूपीए सरकार का गठन किया। 2004 में राहुल गांधी भी सोनिया गांधी का साथ देने राजनीति में उतर गए। प्रियंका गांधी तब भी सक्रिय राजनीति से दूर रहीं। 2009 के आम चुनाव में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 91 के बाद पहली बार 200 से ज्यादा सीटें जीती और फिर से सत्ता में वापसी की। यूपीए के 10 सालों के कार्यकाल में मनरेगा, मिड डे मील, आरटीआई ऐसे तमाम जरूरी फैसले लिए गए, लेकिन 2014 के चुनाव में यूपीए सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सीटें कम होती गईं। 2019 में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस महासचिव का पद संभाला और अब वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उसी तरह संभाल रही हैं जैसे 97 में सोनिया गांधी ने संभाला था। राहुल गांधी अब कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा हैं और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कांग्रेस की छवि को सुधार रही हैं और इसके साथ ही नए राजनीतिक विमर्श खड़े कर रही हैं। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की छवियों को समेटे हुए अपने लिए एक नई जगह प्रियंका गांधी बना रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।